दोस्तों 3 अक्टूबर 2023 के एडिटोरियल और करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल का आर्टिकल और 5 से 6 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के आर्टिकल। साइंस एंड टेक में आज मुझे जो आर्टिकल था वो इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं, तो आज कंपेरेटिवली न्यूज कम है। कल की डेट में न्यूज ज्यादा थी इसलिए लेक्चर बड़ा था। आज कंपेरेटिवली लेक्चर छोटा होना चाहिए, जो कि न्यूज़ ज्यादा यहाँ पे नहीं है। एडिटोरियल में सबसे पहला एडिटोरियल है कैप्चरिंग द रेन्स, इंडिया नीड्स ऑल वेदर इंश्योरेंस अगेंस्ट वैगरीज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट। देखिए, एक तो ये जो एशियन गेम्स हो रहे हैं उसको लेके एडिटोरियल है, किसने कौन सा मेडल जीता, तो उसके लिए स्पोर्ट्स पेज में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब किसने कौन सा गोल्ड जीता, सिल्वर जीता, ये जानने के लिए मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं, वो वन लाइनर टाइप की न्यूज आप आराम से जाके पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा एनालिटिकल न्यूज को ज्यादा टेकअप करता हूँ। तो जैसे कि इंडिया चाहिए ऑल वेदर इंश्योरेंस अगेंस्ट वेगरीज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट। क्या है भाई? देखिए, 2018 के बाद से इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि डेफिसिट मानसून आया है। इस साल 2023 में जून से सितंबर के बीच में इंडिया को 82 सेंटीमीटर रेनफॉल मिली है, जो कि नॉर्मल 89 सेंटीमीटर से 6% लगभग कम। अप्रैल की शुरुआत से पता चलना शुरू हो गया था कि इस बार मानसून डेफिशिएंट हो सकता है। रीजन बीइंग एल नीनो वॉज ऑन द लर्थ, मतलब एल नीनो इस समय पे सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में आ रहा है। अगर आप एल नीनो नहीं जानते हैं क्या होता है तो यूट्यूब पे सर्च मारिए एल नीनो, मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ, आपको रिस्पेक्टिव वीडियोस मिल जाएंगी। नॉर्मल वीडियोस जो मैंने पहले बनाई थी और हाईली एनिमेटेड वीडियो जो मैंने एल नीनो का बना रखी है, दोनों ही आपको मिल जाएंगी। तो बेसिकली अगर आप देखो तो अप्रैल के शुरुआत में इनफ इंडिकेशन थे कि एल नीनो की वजह से मानसून सबड्यू हो सकता है। एल नीनो क्या? साइक्लिकल वार्मिंग है सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक की, जिसके चलते इंडिया के ऊपर आपकी सबड्यूड रेनफॉल आती है। इंडिया यहाँ है, यहाँ कहीं पे मस्करीन है मदागास्कर आइलैंड के पास, तो मस्करीन के ऊपर लो प्रेशर हो जाता है, उतना हाई प्रेशर रहता नहीं है, तो इंडिया के ऊपर ज्यादा विंड्स यहाँ पे जाती है। अच्छा, ओवरऑल एल नीनो का इम्पैक्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। 2019 से लेकर 2022 के बीच में इंडियन मानसून बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट हुआ था ला नीना के चलते। ला नीना के चलते 2018 से 22 के बीच में ठीक ठाक अमाउंट, थोड़ा एक्सेसिव पानी बरसा है इंडिया के ऊपर, लेकिन अब 2023 में पानी की क्वांटिटी यहां पे थोड़ी कम हो गई है। तो 2023 में अगर पानी का नंबर देखो तो 9% देश में एक्सेस रेनफॉल है, 18% देश में डेफिशिएंट रेनफॉल है और बाकी देश में नॉर्मल रेनफॉल है। ओवरऑल रेनफॉल का क्वांटम देश में 6% कम है। ठीक है भाई। अब रेनफॉल के पैटर्न्स इतने इरेटिक थे जिससे हमको यह लगा कि भैया एडवांस में रेनफॉल के बारे में प्रिडिक्शन करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिन जगहों पे पानी नहीं बरसता था वहां कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा ही बरस गया और जहां पे ज्यादा बरसता था वहां बिल्कुल बरसा ही नहीं। जैसे अगस्त की बात करो तो अगस्त सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ होता है इस मॉनसून का, लेकिन अगस्त में 33% पानी कम बरसा है, वन थर्ड पानी कम बरसा है। कुछ स्टेट्स है नॉर्थ इंडिया में जो कि मिनिमल रेनफॉल को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वहां पे ताबड़तोड़ बारिश हुई है। जुलाई में चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में इतना पानी बरसा कि बाढ़ आ गई वहां पे, जबकि इन पर्टिकुलर राज्यों में बहुत ज्यादा पानी नहीं बरसता है, मानसून में बरसता है बट नॉर्मल बरसता है। इनफैक्ट कुछ शहर तो ऐसे थे कि भैया बाढ़ आई रही कुछ दिनों तक। क्लाउड बर्स्ट रिपोर्ट किए गए हिमाचल प्रदेश में अगस्त में। ओके भाई, तो ये इंटेंस रेन जो हुई है इसके लिए कुछ हद तक मानसून भी रिस्पॉन्सिबल है और कुछ हद तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी रिस्पॉन्सिबल है। जी हाँ दोस्तों, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलते हैं। वैसे मानसून के आते आते वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस निकल लेते हैं, लेकिन इस बार के जो क्लाइमेटिक फिनोमिना है, जोग्राफिकल फिनोमिना है, वो इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टॉर्म्स लेके आ रहा है मेडिटेरियन रीजन से, और वो भी उस समय पे जब मानसून साउथ ईस्ट मानसून इंडिया के अंदर पहुंच रहा है। तो इतने जो इरेटिक वेदर पैटर्न हमको देखने को मिल रहे हैं, वो वाइड रेंजिंग इंपैक्ट, एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग, इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। फिर अगर आप महाराष्ट्र देखो तो महाराष्ट्र में ड्राउट लाइक कंडीशंस थी। एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस छत्तीसगढ़, बिहार, कर्नाटका में देखने को मिला। कर्नाटका की तमिलनाडु से कावेरी रिवर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर क्या लड़ाई हुई है, कावेरी वाटर रिवर रेगुलेशन कमिटी, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अब इनके डिसीजंस के अगेंस्ट कर्नाटका की सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई कि तमिलनाडु को हम इतना पानी नहीं दे सकते, तो वो बवाल अक्सर कर ही रोज न्यूज में आ रहा है। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक नॉर्मल नॉर्थ ईस्ट मानसून अक्टूबर से नवंबर दिसंबर का सजेस्ट किया है, ठीक है ना भाई, और नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रेनफॉल सजेस्ट की नॉर्थ वेस्ट इंडिया और साउथ पेनिनसुलर इंडिया में। लेकिन अब ये होगी कि नहीं होगी, आगे आने वाले समय में पता चलेगा। अक्टूबर बस्ट भी शुरू हुआ, आज 3 अक्टूबर को मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
नवंबर दिसंबर में कितना पानी बरसेगा भाई, ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तो ये जो स्पैटियल और टेम्पोरल वेरिएंस देखने को मिल रहा है ना मॉनसून में, इससे ओवरऑल हमको ये पता चलता है कि भैया हमको और रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ताकि एक ऑल वेदर इंश्योरेंस हम यहाँ पे बना सकें और ग्लोबल क्लाइमेट की जो अनप्रिडिक्टेबल वेगरीज हैं इनसे कहीं ना कहीं हम लोग लड़ सकें। एक्चुअली में कम से कम एक हफ्ते पहले तो हमें पता रहे कि भाई किस जगह पे कितना पानी मानसून का बरसने वाला है, ताकि हम एडवांस अरेंजमेंट्स कर सकें। समझे। अगली न्यूज, बिल्डिंग ब्रिक्स फॉर द फ्यूचर। भाई अगस्त में 6 न्यू मेंबर्स को इंडक्ट किया गया है ब्रिक्स कुसी में। दोस्तों यहाँ पे मैं लेक्चर को रोक के थोड़ा बहुत आपको मेंटरशिप कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा। मेंटरशिप कोर्स पे 10% का डिस्काउंट जारी है, कुछ समय कुछ घंटों के लिए और है। आप चाहें तो इस मेंटरशिप कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं, काफी मेहनत से बनाया गया हुआ है मेंटरशिप कोर्स। और जल्दी ही बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जो प्रीलिम्स टिडबिट्स की सीरीज खाली पड़ी है, प्रीलिम्स के लिए वीडियो अपलोड नहीं हो रही। बहुत सारे मेंटरशिप के बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर प्रीलिम्स वाले सेक्शन में वीडियो ज्यादा अपलोड नहीं हो रही, मेंस में बहुत हो रही है। तो प्रीलिम्स वाले सेक्शंस की वीडियोस भी मैं बहुत बम्पर तरीके से जल्दी ही अपलोड करने वाला हूं। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कंसोलिडेटेड बेसिस पे, होलिस्टिक बेसिस पे इस कोर्स को इवॉल्व किया जाएगा, ये आगे इवॉल्व होगा। चलिए वापस ब्रिक्स वाले आर्टिकल पे आ जाते हैं। और एक और चीज, इस पर्टिकुलर मेंटरशिप कोर्स के साथ आप एथिक्स थ्रू एग्जांपल्स एंड फॉर्मूलाज और वर्ड हिस्ट्री का कोर्स भी खरीद सकते हैं, वो अलग अवेलेबल है। और जो लोग मेंटरशिप खरीद रहे हैं उसमें एथिक्स और वर्ड हिस्ट्री इंक्लूडेड मिलेगा। तो भाई देखिए, रिसेंटली ब्रिक्स ग्रुपिंग की मीटिंग हुई साउथ अफ्रीका के अंदर, और यहां पे 6 नई कंट्रीज को जोड़ा गया। तो बेसिकली ओवरऑल वैसे तो ब्रिक्स ज्यादा न्यूज में रहता नहीं है, लेकिन जब भी न्यूज में आता है कुछ ऐसा कर जाता है जिससे लगता है कि हाँ भाई इसकी इंपॉर्टेंस लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा है। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ब्रिक्स किसी इकोनॉमिक कंपल्शन की वजह से बना है। इसमें किसी प्रकार का मिलिट्री और सिक्योरिटी सपोर्ट नहीं है अलग अलग कंट्रीज को, जैसे नाटो, यूरोपियन अलायंस, कनाडा के अंदर एक एक्स्ट्रा $350 बिलियन 2014 से खत्म किए जा रहे हैं मिलिट्री और डिफेंस स्पेंडिंग पे। ब्रिक्स के अंदर ऐसा कोई मिलिट्री स्पेंडिंग वाला एलिमेंट नहीं है। ब्रिक्स मेंबर्स की जीडीपी आज के लिए 36% है ग्लोबल जीडीपी की, और इसकी आबादी 2050 तक दुनिया की आबादी की 47% हो जाएगी। आगे आने वाले समय में ओवरऑल और मेंबर्स यहां पे ब्रिक्स के अंदर जुड़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं ब्रिक्स एक ग्लोबल चैलेंज पेश कर सकता है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस की G7 ग्रुपिंग को। प्लस ब्रिक्स के अंदर चाइना और इंडिया 2 मेंबर हैं। ये 2 मेंबर्स की पास 1/3 पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, ठीक है। और 2030 तक इंडिया चाइना टॉप 3 इकोनॉमीज में 2 इकोनॉमी होंगे। देखिए चाइना ऑलरेडी परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, नॉमिनल बेसिस पे दुनिया की दूसरी इकोनॉमी है। इंडिया वैसे देखा जाए तो परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन नॉमिनल बेसिस पे 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी। तो 2030 तक मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक ना। अब ओवरऑल यूरोपियन यूनियन, एशियन, जिस प्रकार से ये ब्लॉक इमर्ज हुए हैं उस प्रकार से एक चीज तो क्लियर हो गई है कि बाइलेटरल रिलेशन से ज्यादा जो मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स हैं उनका बोलबाला है। इंडिया चाइना की बात की जाए तो इंडिया चाइना के बीच में बहुत सारे बाइलेटरल रिलेशन है, लेकिन तब भी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल्स पे टाइज हैं। हालांकि वो टाइज डोकलाम क्राइसिस के बाद 2017 के बाद और 2020 के एलएसी के कन्फ्रंटेशन के बाद बहुत ज्यादा गिर गए हैं। इनफैक्ट चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने G20 समिट नई दिल्ली में अटेंड नहीं की। लेकिन ऑथर यहां पे बोल रहा है कि भाई लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक्स और बिजनेस कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को ट्रम्प करता है, और लोग इकोनॉमिक्स और बिजनेस को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। और शायद इसी इंपॉर्टेंस के दम पे चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे डिसंगेजमेंट करके, इंक्रोचमेंट करके सोच रहा है कि वो लैंड कब्जा लेगा, और भारत यहां पे ज्यादा कुछ करेगा नहीं। अब देखिए, यूएस का जो स्टांस रहा है चाइना के प्रति वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहा है। इनफैक्ट यूएस और चाइना के बीच में कहीं ना कहीं पोलराइजेशन देखने को मिल रहा है। यूएस का एक अलग तबका बनता नजर आ रहा है, गुट बनता नजर आ रहा है, चाइना का एक अलग गुट बनता नजर आ रहा है, और ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के समय पे हुआ है। तो बेसिकली यूएस का जो स्टांस है ना चाइना के अगेंस्ट, बहुत सारी कंट्रीज उस स्टांस को नहीं मानना चाहती। यूएस ने चाइना से आने वाले गुड्स के ऊपर बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं, टेक्नोलॉजी बैरियर्स लगा रखे हैं, चाइना को चीजें आराम से एक्सेसिबल ना हो पाए। कुछ एरियाज हैं जिसमें चाइना बहुत आगे निकल चुका है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो देखिए दुनिया में ऐसी भी बहुत सी कंट्रीज हैं जो बहुत से इलाकों में यूएस से अलग हटके चाइना से इंगेज भी करना चाहती हैं। तो ये जो ब्रिक्स ग्रुपिंग है ना, इन कंट्रीज को ये मौका देता है। ब्रिक्स ग्रुपिंग के अंदर भले ही चाइना एक डोमिनेंट प्लेयर नहीं है, क्योंकि इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ब्रिक्स ग्रुपिंग आप मेंबर बनते हो तो चाइना से आपकी रिलेशनशिप जरूर बनी रहेगी। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो बढ़ते ग्लोबलाइजेशन में सेग्रीगेशन भी एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं माइग्रेंट क्राइसिस, माइग्रेंट्स का दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में ना घुसने देना, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं मैटर करती हैं।
तो जो 6 नए मेंबर्स आए ना ब्रिक्स ग्रुप में, इससे होगा ये कि भाई आगे आने वाले समय में ब्रिक्स के एम्बेड के अंदर बहुत सारे ट्रेड, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट प्रोटोकॉल साइन होंगे। ठीक है ना भाई? तो बेसिकली फ्री ट्रेड अरेंजमेंट्स जो हमको इकोनॉमिक ब्लॉक्स के अंदर दिखा करते हैं, इस प्रकार के फ्री ट्रेड अरेंजमेंट्स और इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स इंडिविजुअल बेसिस पे हो सकता है ब्रिक्स के एम्बेड के अंदर भी हमको देखने को मिलेंगे। और ये ब्रिक्स आगे आने वाले समय में पोटेंशियल तौर पे यूएस डॉलर करेंसी का एक पोटेंशियल अल्टरनेटिव भी हमको दे सकता है। इस समय पे यूएस डॉलर दुनिया की ग्लोबल डोमिनेंट करेंसी है। ठीक है? अब इस ग्लोबल डोमिनेंट करेंसी के अगेंस्ट ब्रिक्स नाम का ग्रुपिंग एक हमको अल्टरनेटिव दे सकता है, क्योंकि इंडिया भी डॉलर का अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है, रशिया के ऊपर तो सैंक्शंस लगे हैं वो ढूंढ ही रहा है, चाइना भी अपने युआन को प्रमोट करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली क्योंकि इंडिया, चाइना, ये दो मेन हैवी वेट्स हैं ब्रिक्स के अंदर, ये ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को अपने अपने तरीके से दुनिया में बढ़ाना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म में चाइनीज इंटरेस्ट और इंडियन इंटरेस्ट यूएस डॉलर के डोमिनेंस को कम करने के लिए एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं। तो कुल मिला के ऑथर सुजीव शाह के साहब यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में ब्रिक्स ग्रुपिंग की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ने वाली है। एक और ग्रुप अफ्रीका। अब अफ्रीका में जिस प्रकार से फ्रांस ने इंटरवीन किया, जिस प्रकार से अफ्रीका के माइग्रेंट्स को यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज का वीजा नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं अफ्रीका यूनियन को भी G20 में लाने के लिए इंडिया ने एक बहुत बड़ा रोल किया। तो अफ्रीका भी बहुत हद तक चाइनीज रीजन की तरफ देखता है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट की तरफ देखता है, कुछ हद तक इंडिया की तरफ भी देखता है। रीजन मीन कि भाई इंडिया में उतनी इकोनॉमिक माइट अभी के लिए नहीं है जितनी चाइना के अंदर है। तो अफ्रीका के सेग्रीगेशन, और अफ्रीका अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है। तो कल की डेट में अफ्रीका की इंपॉर्टेंस भी ओवरऑल ब्रिक्स रीजन के साथ सिंक्रोनाइज होगी और यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत इफेक्टिवली रेजिस्टेंस दे पाएगा ब्रिक्स। तो यही सब बातें यहाँ पे बोली, यानी ब्रिक्स की बढ़ती इंपॉर्टेंस के रिस्पेक्ट में ये आर्टिकल है। मेंटरशिप के बारे में बता चुका हूं आपको। करंट अफेयर्स की अगली न्यूज, भाई मेडिसिन का नोबेल प्राइज 2023 का दिया गया है और बहुत एक्सपेक्टेड था। कोविड 19 वैक्सीन बनाने के लिए जो mRNA टेक्नोलॉजी को इजाद किया था दो बायोकेमिस्ट ने, एक है आपके कैटलिन कैरिको, ये हंगेरियन बायोकेमिस्ट है, और एक फिजिशियन साइंटिस्ट है ड्रू वाइजमैन। ठीक है ना भाई? तो ड्रू वाइजमैन है अमेरिका के और बायोकेमिस्ट कैटलिन कैरिको है हंगरी की। तो इन दोनों ने मिलकर mRNA टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है। इन दोनों को अवार्ड दिया गया है इफेक्टिव mRNA वैक्सीन की डेवलपमेंट के लिए। कोविड 19 की डॉक्टर कौरी को 13वीं वुमेन है जिनको यह नाम मिला है। mRNA का मतलब क्या होता है? मैसेंजर आरएनए, जो कि इंस्ट्रक्शंस लेके जाता है डीएनए से प्रोटीन्स तक सेलों के अंदर। साइंटिस्ट ने रियलाइज किया था 1980s में, लेट 1980s में, कि mRNA बन सकता है एक नई काइंड ऑफ वैक्सीन इफ सम हर्डल्स आर ओवरकम। इसके बारे में और डिटेल में भी बताता हूं। तो डॉक्टर कैरिकर और मिस्टर वाइजमैन ने पब्लिश की थी दो और स्टडीज that the sets a stage for a mRNA platform for a new kind of vaccine। देखिए क्या हुआ। सबसे पहले आपको पता चल गया 2023 का फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल प्राइज किसको मिला है, नाम याद रखिएगा। उस नाम के साथ साथ ये याद रखिएगा कि डॉक्टर कैटलिन कैरिको 13वीं वुमेन है नोबेल साइंस का प्राइज जीतने वाली। अब देखिए, mRNA वैक्सीन ग्लोबल डिजास्टर कोविड 19 को इफेक्टिवली रिपल करने में यूजफुल रही है। मैसेंजर आरएनए, आरएनए क्या है? एक प्रकार का मॉलिक्यूल है। डीएनए अगर बॉडी का सेल के साइटोप्लाज्म तक, सेल के प्रोटीन तक अगर कोई इंस्ट्रक्शन लेके जाता है तो वो इंस्ट्रक्शन mRNA के थ्रू जाता है। अब एक तो mRNA होता है जो ह्यूमन की बॉडी के अंदर बनता है, एक mRNA होता है जिसको आर्टिफिशियल तरीके से इंसान बनाता है। तो आर्टिफिशियल तरीके से mRNA इंसान बनाए और इंसान इसको इंजेक्ट करे ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो ये जो mRNA है ना, वो सेल्स के अंदर एंट्री मारेगा। और जब वो सेल्स के अंदर एंट्री मारेगा तो वो सेल के प्रोटीन को बताएगा कि आप ऐसे एलिमेंट्स को बनाइए जो एलिमेंट्स आपके इम्यून सिस्टम को ताकत दें कुछ स्पेसिफिक प्रकार के कीटाणु से या फिर फॉरेन मटेरियल से लड़ने की। तो ये जो mRNA है ये बेसिकली वायरस के स्पाइक प्रोटीन से बनाया गया था। तो ये mRNA एक रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है एक ह्यूमन के सेल के अंदर, उस ह्यूमन के सेल का प्रोटीन कुछ इस प्रकार के एंटीबॉडीज बनाने लगता है क्योंकि इसी mRNA को मार देता है। तो कल की डेट में ओवरऑल SARS-CoV-2 का स्पाइक प्रोटीन एंट्री आता है बॉडी में, तो पहले के mRNA को जिसको आर्टिफिशियली इन्फ्यूज किया था बॉडी के अंदर, उसके चलते इम्यूनिटी आ चुकी है कि इंडिविजुअल के अंदर, वो इंडिविजुअल नए फॉरेन SARS-CoV-2 के वायरस को मार देगा। लेकिन पहले देखिए एक प्रॉब्लम आई थी। प्रॉब्लम क्या आई थी कि भाई जो सिंथेटिक mRNA ह्यूमन बना रहे थे
और जो mRNA बेसिकली इम्यून सिस्टम के थ्रू बन रहा था, जो इम्यून सिस्टम वाला mRNA था वो काफी प्रोएक्टिव था। समझ गए बात को? तो क्या होता था कि देखिए, सिंथेटिक mRNA जो बाहर से इन्फ्यूज कर दिया ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, लेकिन जब ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम ओवरऑल एक mRNA बनाएगा, उसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होंगी, वो केमिकल रिएक्शंस अलग अलग प्रकार से काम करती हैं। तो शुरुआत में 2005 में जो स्टडी कंडक्ट हुई थी उसमें mRNA टेक्नोलॉजी में इतनी सक्सेस नहीं मिली। फाइनली 2020 में ओवरऑल जो स्टडी पब्लिश हुई, 2 स्टडीज, उन स्टडीज के बेसिस पे mRNA प्लेटफॉर्म को और पोटेंट बनाया गया। जो इनिशियल हर्डल्स थे उनको रिजॉल्व किया गया, वैक्सीन को इफेक्टिवली मतलब डिलीवर करके सेल्स के अंदर से जो आप कह लो ना एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स था, उसको यहां पे डेवलप किया गया। तो सिंथेटिक mRNA ने सेल्स के अंदर घुस के जो प्रोवोकेटिव सेल प्रोटीन्स बनाए, उन प्रोटीन्स ने सक्सेसफुली आइडेंटिफाई किया फॉरेन कोविड-19 के स्पाइक प्रोटीन को, उसको हराया। इन्हीं mRNA वैक्सीन की मदद से आज की डेट में डेंगू, इन्फ्लुएंजा, कुछ प्रकार के कैंसर्स और ऑटो इम्यून डिजीज को भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही। तो ये जो आरएनए है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जिनको बेसिस बुलाता है, इन बेसिस के आधार पर ओवरऑल एक इम्यून सिस्टम में एक पर्टिकुलर प्रकार के वायरस से लड़ने की कैपेबिलिटी को इन्फ्यूज किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे नोबेल प्राइज दिया गया मेडिसिन के अंदर। फिर भैया बिहार के कास्ट सर्वे के रिजल्ट आ चुके हैं, और भैया ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इस कास्ट सर्वे की अगर आप रिजल्ट देखोगे तो अदर बैकवर्ड क्लास है 27.13%, इनकी आबादी 3.55 करोड़। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है 36.01%, इनकी आबादी 4.71 करोड़। शेड्यूल कास्ट 19.65 करोड़। अब ये मतलब शेयर इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन 2.57 करोड़। शेड्यूल ट्राइब 1.68%, 0.22 करोड़ पॉपुलेशन। अनरिजर्व 15.52%, 2.03 करोड़ पॉपुलेशन। अब सोचो, ओबीसी को ऑलरेडी 27% रिजर्वेशन है, तो इसको तो 27% बता रहे हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 36% बता रहे हैं। तो अब 2024 का पोल एजेंडा क्या होगा आपके लिए समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब 2024 के पोल एजेंडे में बोला जाएगा कि भैया एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन दो, आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से रिजर्वेशन दो। देखिए, कुछ कुछ हद तक मंडल पॉलिटिक्स जैसा यहां पे हो रहा है, एक प्रकार का पेंडोरा बॉक्स खोला जा रहा है। जब देश आजाद हुआ था उस समय पे रिजर्वेशन को एक एफर्मेटिव एक्शन की तरह लाया गया था, जिसके चलते सोशली डिसएडवांटेज लोग आगे आ सके। लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स थे, इंक्लूडिंग बाबा साहब, उन्होंने बोला था कि भाई रिजर्वेशन परमानेंट नहीं है, जब सोशल सिचुएशन सुधर जाएगी तब आपको रिजर्वेशन खत्म हो चुका करना है। 75 साल हो चुके हैं देश की आजादी को, और आज की डेट में भी पॉलिटिकल पार्टीज हर कोशिश कर रही हैं कि रिजर्वेशन के नाम पे आप सोसाइटी को और बांट दो। ये जो कास्ट सेंसस कंडक्ट कराया गया है ना, यहां पे केवल एक ऑब्जेक्टिव है कि भाई कास्टों को सेग्रीगाइट करके आप और रिजर्वेशन के क्वांटम को बढ़ाओ। तो यहां पे एक्सपर्ट्स देखिए क्या बोल रहे हैं। एक्सपर्ट्स भाई यही बोल रहे हैं कि अब हो सकता है कि जो 50% की अपर रिजर्वेशन की जो लिमिट रखी गई है ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस लिमिट को फर्दर यहां पे वायलेट कर दिया जाए, क्योंकि बिहार के अंदर अदर बैकवर्ड क्लासेस की पॉपुलेशन बताई गई 27.1286 करोड़ और 27% रिजर्वेशन ओबीसी का है। अब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 36% है, तो अब बोलेंगे ना लोग कि भाई एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन दो, एससी एसटी को उनको प्रोपोर्शन के हिसाब से रिजर्वेशन दो। तो ये तो लॉजिकल है कि चलो भाई एसटी की पॉपुलेशन 1.6824% है, तो 7.5% एसटीज का रिजर्वेशन नहीं बनता यहां पे। लेकिन अगर आप बैकवर्ड क्लासेस के आधार पर रिजर्वेशन बढ़ा दोगे तो इस हिसाब से तो 70-75% सीटें रिजर्व होती नजर आ रही है। तो रिजर्वेशन अगर आपको इस हद तक लेके जाना है तो फिर तो अफर्मेटिव एक्शन का कोई मतलब ही नहीं रह गया ना, फिर तो ओवरऑल इसको वोट बैंक पॉलिटिक्स के साथ आप जोड़ रहे हो, और ओवरऑल बहुत से पॉलिटिशियंस यहाँ पे ये कर रहे हैं। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से तो देखिए, इस हद तक रिजर्वेशन को बढ़ाना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे तो फिर रिजर्वेशन कभी खत्म ही नहीं होगा, सोशल इक्वालिटी कभी आएगी नहीं। भारत की सोसाइटी इसी बात पे लड़ती रहेगी कि हाँ भाई ओवरऑल इसको रिजर्वेशन देते रहो देते रहो देते रहो, रिजर्वेशन बढ़ता जाएगा। हमें तो सोशल इक्वालिटी लाके इसको खत्म करने की तरफ बढ़ना है, एक ऐसी सोसाइटी में पहुंचना है जहां सब कुछ बराबर हो, लेकिन यहां खत्म होना तो दूर, बढ़ा और जा रहा है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। फिर एक न्यूज है, इंडियन एयरफोर्स लाइकली इंडक्ट करेगा बीवीआर एयर टू एयर मिसाइल्स को एंड तक। भैया इंडियन एयरफोर्स ने 2 कॉन्ट्रैक्ट्स रखे हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ। बीडीएल इंडिजीनियस तरीके से इंडिया के अंदर बनाता है अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल।
और इसका पहला जो बैच है इट इज एक्सपेक्टेड कि एंड ऑफ द ईयर एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट हो जाएगा। सुखो 30 MKI एयरक्राफ्ट के ऊपर ये पर्टिकुलर मिसाइल्स लगवाई जाएगी और इस पर्टिकुलर अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल का एक लॉन्गर रेंज MK2 वर्जन भी यहां पे बनाया जा रहा है। BDL को बल्क प्रोडक्शन के लिए यहां पे ऑर्डर मिल चुका है अस्त्रा MK1 मिसाइल्स का फ्रॉम द सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन। ठीक है भाई, अगर अस्त्रा की बात करो तो ये ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है सुखो 30 MKI के साथ। ठीक है ना, इनको सक्सेसफुली टेस्ट फायर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के द्वारा भी किया गया है गोवा के कोस्ट के ऊपर, जब एयरक्राफ्ट से 20,000 फीट की ऊंचाई से ये मिसाइल फाइल हुई। और IAF का प्लान है कि अपने जो फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं उनको अस्त्रा MK1 से आर्म किया जाएगा। ठीक है ना भाई, तो ये सब बातें और बताइए। मई 2022 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था BDL के साथ अस्त्रा MK1 मिसाइल्स की सप्लाई के लिए और उससे एसोसिएटेड इक्विपमेंट की सप्लाई के लिए IAF के लिए, नेवी के लिए लगभग 2,971 करोड़ रुपए के खर्चे। ठीक है भाई, शुरुआत में 200 MK1 मिसाइल्स को यहाँ पे प्रोक्योर किया जा रहा है। फिर अगली न्यूज है भाई, मोहम्मद म्यूजुजू जीते हैं मालदीव्स के अंदर। ठीक है ना, PPM पार्टी के। और इसके बाद PPM पार्टी के जो प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला यमीन साहब, जो कि बहुत लंबे समय से आपका जेल के अंदर बंद है, 11 साल की इनको जेल की सजा है, उनको अब हाउस अरेस्ट से यहां पे निकाला गया। अब्दुल्ला यमीन साहब 11 साल से जेल की सजा काट रहे, PPM पार्टी के अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं। तो चूंकि यहां पे ये जेल की सजा काट रहे थे इसलिए यहां पे प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े नहीं हो पाए, नहीं तो यही प्रेसिडेंट बनने वाले थे यहां पे। तो सैटरडे को ओवरऑल जब PPM पार्टी जीत गई, MDP पार्टी यहां पे हार गई है, तो मोहम्मद म्यूजुजू ने, जो करंट इब्राहिम मोहम्मद सोली प्रेसिडेंट है, इनको बोला कि भाई अब्दुल्ला यमीन को आप हाउस अरेस्ट में ट्रांसफर करिए और इनको हाउस अरेस्ट में यहां पे ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है भाई, अब लेट्स सी यहां पे मालदीव्स की पॉलिटिक्स कितनी प्रो चाइना होती है। अगली न्यूज, काउंटिंग डेथ इन इंडियाज प्रिजन्स। देखिए ये एक अच्छा आर्टिकल है, इस आर्टिकल में कुछ अच्छे स्टैटिस्टिक्स हैं और ओवरऑल काफी आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल है। इस साल अगस्त में जो सुप्रीम कोर्ट कमिटी है ऑन प्रिजन रिफॉर्म्स, इसने पता किया कि भाई जो सुसाइड है इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज ऑफ अननेचुरल डेथ्स इन जेल्स। तो भैया जो इंडियन प्रिजनर्स है उसमें ज्यादातर जो अननेचुरल डेथ के कॉज है वो है आपका सुसाइड। यूपी में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सुसाइड रिपोर्ट किए गए 2017 से लेकर 21 के बीच में जेलों में। देखिए 2019 और 2021 के बीच में कस्टोडियल डेथ्स के केसेस ऑन राइज थे। ठीक है, 2021 में सबसे ज्यादा डेथ्स हुई हैं। ओवरऑल नेचुरल डेथ जो 2021 में जेलों में हुई है वो है 1879। 2021 में टोटल लोग जो जेल में मरे हैं, जुडिशियल कस्टडी में मरे हैं, वो है 2116 प्रिजनर्स। ये कौन सी रिपोर्ट बताती है? प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट पब्लिश बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो याद रखिएगा डाटा यहां पे जो मैं आपको बता रहा हूं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अंदर जो प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट है उसके चलते पता चल रहा है। अब इसमें दो प्रकार की डेथ्स हैं, नेचुरल डेथ और अननेचुरल डेथ। टोटल डेथ 2021 में थी 2116, जिसमें से 90% यानी कि लगभग आपकी 1869 आपकी नेचुरल डेथ्स थी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर नेचुरल डेथ्स यहां पे क्या होता है? तो कोई बीमारी है, हार्ट कंडीशन, HIV, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, इसकी वजह से मर गया इंसान, तो वो नेचुरल डेथ है। अब क्या है, प्रिजन पॉपुलेशन बढ़ रही है। नेचुरल डेथ 2016 में थी 1424, 2021 में 1879। अननेचुरल डेथ्स में अलग अलग क्लासिफिकेशन है। सुसाइड की वजह से आदमी मर गया, अपने आप को फांसी लगा ली, जहर खा लिया, सेल्फ इन्फेक्टेड इंजरी, ड्रग ओवरडोज, इलेक्ट्रोल्यूक्यूशन, या फिर मान लो किसी दूसरे इनमेट के साथ लड़ाई हुई उसकी वजह से मौत हो गई, फायर लग गई उसकी वजह से मौत हो गई, एक्सीडेंटल डेथ हो गई, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, ओके, अर्थक्वेक आ गया, सांप ने काट लिया, डूब गया, एक्सीडेंटल तरीके से गिर गया छत से, ड्रग एल्कोहल कंज्यूमेशन ज्यादा हो गया, बर्न इंजरी है उसकी वजह से मौत हो गई, तो भाई फिर वो आप बोलोगे कि भाई ये तो आपकी अननेचुरल मौत हो गई। समझ गए? तो नेचुरल वर्सेस अननेचुरल, 2021 में अननेचुरल डेथ ज्यादा थी, ओवरऑल डेथ ज्यादा थी, ठीक है ना, और नेचुरल डेथ्स भी ज्यादा थी। जो सुसाइड रेट है इनमेट्स के अंदर, जो लोग जेल के अंदर बंद है, वो सुसाइड रेट दुगना है नॉर्मल जनता से। नॉर्मल जनता जिस स्पीड पे सुसाइड करती है उससे दुगने स्पीड पे सुसाइड करता है प्रिजन में बंद इंडिविजुअल। ये एक रिपोर्ट बताती है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के द्वारा। समझ के बात को? तो ये सब चीजें यहाँ पे पता। अब खास बात, ये जो लोग यहाँ पे मर रहे हैं उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा डाटा है नहीं, उनके रिलीजियस प्रोफाइल के बारे में बहुत ज्यादा डाटा है नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो एक लैंडमार्क जजमेंट आया था उसमें यह बताया गया था कि भाई इंडिया के अंदर हॉस्टाइल प्रिजन इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके चलते कस्टोडियल डेथ होती है। इस जजमेंट में जस्टिस MB लोकर साहब ने यह भी पूछा था कि नेचुरल और अननेचुरल डेथ के बीच में सेग्रीगेशन प्रॉपर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर किसी कैदी की तबीयत खराब है और तबीयत खराब होने की वजह से डॉक्टर को आने में लेट हो जाता है, मेडिकल अटेंशन में लेट हो जाता है, उसकी वजह से मौत हो जाती है, तो फिर उसको आप नेचुरल डेथ कहोगे या अननेचुरल डेथ कहोगे? इस एम्बिगिटी के चलते ज्यादातर जो डेथ्स रिपोर्ट होती हैं जेल के अंदर, वो नेचुरल डेथ रिपोर्ट होती हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो जेल ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो भी हट जाती है। जब कोविड 19 फैलना शुरू हुआ, पीएसआई रिपोर्ट के हिसाब से यह पता चला कि जो ऑक्यूपेंसी रेट था प्रिजन्स के अंदर वो 118% था। 40,000 अंडर ट्रायल्स कैपेसिटी से ज्यादा जेलों में बंद थे। और मेडिकल स्टाफ सैंक्शन कितना है? हर 125 कैदी के ऊपर एक मेडिकल स्टाफ होना चाहिए, लेकिन हर 219 इनमेट्स के ऊपर एक स्टाफ था यहाँ पे। ठीक है भाई। तो यहां पे जस्टिस लोकुर साहब ने सुप्रीम कोर्ट के पूछा, और प्रीवियस जजमेंट्स में भी पूछा गया है कि भाई ओवरऑल जब कोई कस्टोडियल डेथ होती है, आप उसका इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार से करते हो? क्या किसी पर्टिकुलर कैदी की तबीयत खराब है तो उसको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करने का कोई प्रॉपर प्रोसीजर है? तो देखिए, केवल 5% टोटल खर्चा जो जेलों पे किया जाता है वो मेडिकल फैसिलिटीज पे होता है। टोटल खर्चे का 5%। पीएसआई रिपोर्ट 2021 बोलती है। 2016 से लेकर 2021 के बीच में जो टोटल पैसा जेलों को अलॉकेट किया गया था, 2021 में 7,619 करोड़ था, लेकिन खर्च किया गया 6,727 करोड़। मतलब यहां पे कहीं ना कहीं इनफॉर्मेलिटी है, प्रॉपर तरीके से जेल के कैदियों के ऊपर पैसा खर्च नहीं किया जा रहा, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी है, केयरलेसनेस है, हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स को निग्लेक्ट किया जाता है जेल कस्टडी के अंदर। जैसे कि 2012 में 32 साल ओल्ड प्रताप कूटे को जेल हुई रायोटिंग और हाउस ट्रेसपासिंग के लिए, और 1 महीने बाद वो जेल के अंदर मर जाता है। बाद में पोस्टमार्टम में पता चलता है उसके मरने की वजह थी पल्मोनरी कोच विद मिलिट्री ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लीवर एंड स्प्लीन इन सेरो पॉजिटिव केस। बाद में ओवरऑल जब जेल ऑफिशियल से पूछा गया कि सही समय पे आपने इसको हेल्थ फैसिलिटी तक क्यों नहीं पहुंचाया, तो कहीं ना कहीं जेल ऑफिसर्स के रिस्पेक्ट में नेग्लिजेंस देखने को मिली, जिस नेग्लिजेंस को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2023 में पॉइंट आउट भी किया। तो कई बार क्या होता है कि जो जेल में बंद कैदी है ना, इनकी हेल्थ कंडीशंस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। 1993 के बाद से एनसीआरबी ने बोला है कि कस्टोडियल डेथ को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट करना है, उसके बाद प्रॉपर पोस्टमार्टम होगा और उसके बेसिस पे पता चलेगा, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होगी कि मौत एक्चुअली में यहाँ पे क्यों हुई है। और अगर कस्टोडियल डेथ किसी पब्लिक सर्वेंट की नेग्लिजेंस की वजह से हुई है तो वहां पे सजा देना भी बनता है। ठीक है ना, एरिंग पब्लिक सर्वेंट को। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे तय करने की कोशिश की जा रही है, बट फिर भी यहां पे प्रॉपर तरीके से जेल ऑफिसर्स काम कर नहीं रहे। कस्टोडियल रेप और डेथ के केस में जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है वो ये भी बोलता है कि कंपलसरी जुडिशियल मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी। ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की बजाय जुडिशियल मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव को इन्फ्लुएंस करना आसान होता है, जुडिशरी को इतना आसान नहीं है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2010 में बोला कि भाई जो लीगल रिक्वायरमेंट है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, इसको मैंडेटरी नहीं किया गया, इसके चलते एक फाउल प्ले हो सकता है। मतलब अथॉरिटीज के हाथ में आपने डाल दिया है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहा है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहा है, उसके चलते प्रॉपर तरीके से अकाउंटेबिलिटी आप यहां पे सेट नहीं कर पा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के जजमेंट में बोला कि भाई प्रिजनर्स के प्रति, उनके हेल्थ के प्रति एक सोशल ऑब्लिगेशन है। प्रिजनर्स यहां पे ऑलरेडी वल्नरेबल है, क्योंकि जब वो जेल के अंदर बंद है तो उनके ऑप्शंस लिमिटेड है। वो अपने चॉइस के फिजिशियन को नहीं दिखा सकते, सेकंड ओपिनियन नहीं ले सकते, जो जेल का डॉक्टर बोलेगा वही मानना है। ठीक है ना, मॉरल हेल्थ हजार्ड उनके ऊपर आ जाता है, फ्री सिटीजन की तरह वो जी नहीं रहे। मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 का और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 का, ये इनमेट्स के राइट टू हेल्थ केयर को आइडेंटिफाई करता है और एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट की बात करता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज में, मेंटल हेल्थ यूनिट्स बनाने की बात करता है, ऑफिसर्स को ट्रेन करने की बात करता है बेसिक और इमरजेंसी केयर में, सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम बनाने की बात करता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में ये किया जाता नहीं है। एनएचआरसी ने रिकमेंड किया है कि भाई प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर्स, प्रोबेशन ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्टाफ की यहाँ पे रिक्रूटमेंट जरूरी है। ऑलरेडी स्टाफ का शॉर्टेज है। 3,497 लोगों का स्टाफ सैंक्शन किया गया, 2,000 लोग ही काम कर रहे हैं। 2021 में 2,25,609 प्रिजनर्स के लिए, जो कि 2023 तक 5,75,000 पर पहुंच चुके हैं। बिहार और उत्तराखंड के अंदर प्रिजन्स में 60% पोजीशंस आप कह लो वैकेंट है स्टाफ की। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी चीजों की जरूरत है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्टाफ लाने की जरूरत है। जेलों में एडिक्वेट नंबर ऑफ टेलीफोन्स की जरूरत है, ताकि फ्रेंड और फैमिलीज के साथ जुड़ सके यहाँ पे इंडिविजुअल, उनको प्रॉपर तरीके से किताबें पढ़ना देने की जरूरत है। गौतम नवलखा को पीजी वोर्ड हाउस तक की किताब देने से मना कर दिया गया था सिक्योरिटी रिस्क के चलते। फिर कुछ सामान है जैसे कि रोप्स, ग्लासेस, वुडन लैडर्स, पाइप्स, इनिशियल मेंथल सीलिंग, ये सब बहुत जरूरी है, ताकि एक प्रिजनर की जो सुसाइड टेंडेंसी है वो पता चल जाए। तो ये सब चीजें ओवरऑल हमें यहाँ पे करनी है।
ताकि ओवरऑल हम प्रिजनर्स की एक्चुअली में यहाँ पे मदद कर सकें सुप्रीम कोर्ट के 1996 जजमेंट के प्रॉपर एथोस के हिसाब से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है। लेक्चर ज़्यादा बड़ा था नहीं, काम की सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। चाहे तो मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।